हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, 13 फरवरी को आपका एग्जाम है फिजिक्स का और आप लोगों के लिए हम आज महत्वपूर्ण अंतर लेकर आए हुए हैं। बच्चों, अध्याय 1 से है ना, कहाँ तक के, अध्याय 14 तक के जितने भी अंतर हैं यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बच्चों, इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है तो हमारा चैनल है शिव कोचिंग क्लासेस, उसमें प्लेलिस्ट बना दिया है हमने, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को जो भी हम कंटेंट दें आपको मिलता रहे। और हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो देख सकते हैं हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, मात्र 2 दिन के लिए। बच्चों, यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना है तो भैया मात्र 100 रुपये में जो केवल नोट्स दिया जाता था, अभी एग्जाम टाइम बच्चों ऑल चैप्टर नोट्स मिलेंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा बच्चों, 10 सेट मिलेगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो आपका सोल्यूशन नहीं रहेगा उसको खुद को पढ़ना करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट 60 नोट्स रहेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 22, 23, 24, 25 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। साथ में बच्चों जो फार्मूला सीट होता है, ऑल चैप्टर का जो फार्मूला है वो फार्मूला सीट भी आपको मिलेगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें भी नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखा है 9685 29 91 49। जरूर आप लोग मैसेज करें, तुरंत नोट्स ले और तैयारी शुरू कर दें। चलिए बच्चों, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल होता क्या है? जैसे प्यारे बच्चों, आपके पास सेल है, ठीक है, और ये सेल में आप लोगों को पता है कि 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। अब जब ये खुला परिपथ में यानी जुड़ा हुआ नहीं है, इससे हम धारा ले दे नहीं रहे हैं, तब बच्चों इनके बीच, मतलब जो आपके ध्रुव है बच्चों, इनके बीच जो विभवांतर होगा, अधिकतम विभवांतर, जैसे मान लीजिए कैथोड एनोड है, तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होगा बच्चों, वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। लेकिन वहीं पे जब परिपथ, किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, परिपथ में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों, है ना, तो उस परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है, यानी 2 बिंदुओं के बीच जो अधिकतम विभव का अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के विद्युत वाहक बल 2 ध्रुवों के बीच ली जाती है, लेकिन परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर बच्चों विभवांतर होता है। क्लियर, समझ में आ गया? मतलब कोई आपके पास सेल है, उनके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम जो विभवांतर है वो आपका विद्युत वाहक बल। और प्यारे बच्चों, विभवांतर की बात करें तो यदि हम किन्हीं परिपथ की बात करें तो उनमें 2 बिंदुओं का जो विभव का अंतर वो विभवांतर कहलाता है। यदि विद्युत वाहक बल किसके लिए बात किया गया तो सेल के लिए बात किया जाता है। सेल के साथ साथ जनरेटर हो गया, बैटरी हो गया, डायनेमो हो गया, इसके लिए हम विद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं। लेकिन विभवांतर बच्चों परिपथ के लिए है, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के लिए हम विभव का अंतर निकालते हैं, तो ये परिपथ के लिए ही होगा। यदि बच्चों परिपथ भंग हो जाए तो इसका अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि सेल है, ये सेल है, सेल भैया अपना इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है, तो इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि विभवांतर की बात करें तो परिपथ भंग हो जाए, धारा प्रवाह बंद हो जाए, तो भैया उसका फिर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से बच्चों 3 अंतर आपको तैयार करना है। और चौथा अंतर आपका ये है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, और परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उन 2 बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। तो ये आप लोगों के पास 4 अंतर हो गए, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। विद्युत वाहक बल क्या कहा हमने कि भाई हमारे पास कोई सेल है, उसके ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर आपका विद्युत वाहक बल है, और परिपथ में 2 बिंदुओं के विभव का अंतर आपका विभवांतर है। इसका उपयोग हम सेल, डायनेमो, जनरेटर, बैटरी आदि के लिए करते हैं। विभवांतर का उपयोग हम बिंदुओं के बीच विभव का अंतर निकालने के लिए करते हैं। यदि परिपथ भंग हो जाए फिर भी इसका अस्तित्व, क्योंकि सेल है उसका अस्तित्व बना रहता है, विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और आखिरी जो अंतर है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जबकि ये जो 2 बिंदु हैं बच्चों उनके बीच के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध आप सबको पता है कि भाई साहब, प्रतिरोध यदि हमारे पास एक चालक तार है और इस चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्यारे बच्चों ये चालक तार ही क्या है, धारा के मार्ग में, तार ही धारा के मार्ग में अवरोध डालता है। क्या डालता है? अवरोध डालता है। क्या? अवरोध। चूँकि आप सबको पता है कि प्रतिरोध कैसे होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो आने वाले यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो इसको खींचेगा, तो कुछ
मतलब जितना प्रवाह होना चाहिए नहीं हो पाता है बच्चों, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है ना, लेकिन उसमें कुछ मार्ग में अवरोध आ गया, यानी तार के द्वारा ही जो धारा में अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध RA/L होता है, ठीक है। तो यदि लंबाई इकाई रख दिया जाए 1 सेंटीमीटर, वह क्षेत्रफल भी 1 रख दे बच्चों, तो 1 रखेंगे तो ρ बराबर R हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इस तरीके से परिभाषा निकालते हैं बच्चों। देखो ना, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, मैंने कहा क्षेत्रफल का मान 1 रख दो, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले और एकांक लंबाई के तार, लंबाई मैंने क्या रखा 1 रखा, एकांक लंबाई के तार का जो प्रतिरोध है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। लेकिन बच्चों चालक तार के मार्ग में तार द्वारा ही जो अवरोध डाला जाता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का इकाई तो बोलोगे सर ओम होता है, क्या होता है ओम। लेकिन इसका कैसे निकालोगे, RA/L का, जैसे बच्चों R का हो गया ओम, तो बोलो सर ओम। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो बच्चों मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो ये मीटर हो गया, 1 मीटर से मीटर कट गया बच्चों, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, ओम मीटर। क्या हो बच्चा, ओम मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो गया, इकाई हो गया ओम मीटर। क्या हो गया बच्चा, ओम मीटर। ठीक, ये किस किस पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और प्रतिरोध बच्चों, प्रतिरोध मैंने आपको बताया, प्रतिरोध जब आप व्यंजक पढ़ोगे तो सीधा सीधा लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो L/A, और बच्चों समानुपाती हटता है तो ρ1 नियतांक लग जाता है L/A। ठीक है, फिर यहाँ से ρ बराबर RA/L होता है। ठीक, तो प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल के सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध जो है लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों अपना अगला जो अंतर है अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर से क्या करते हैं, धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। ये तो सबसे बढ़िया है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। अमीटर से धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से अपन क्या मानते हैं, विभवांतर मापते हैं। इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जुड़ा रहता है, मतलब जो कुंडली होता है, अमीटर में कुंडली जो लगाता है उसके समांतर क्रम में शंट जुड़ा रहता है। लेकिन वोल्ट मीटर की कुंडली में क्या होता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा रहता है। यानी कुल मिलाकर के शंट कम प्रतिरोध का होता है, इसमें उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, मतलब कुंडली के साथ समांतर क्रम में तार जुड़ा रहेगा, और वोल्ट मीटर में बच्चों कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में तार जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे बच्चों अमीटर की बात करते हैं तो इसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में तार जुड़ा है, लेकिन जब इसको परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर को यदि परिपथ में जोड़े बच्चों, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसका प्रतिरोध थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। ठीक, तो ये 4 अंतर आप लोगों को तैयार करना है। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो ना, यदि कोई बच्चा ऐसा लगता है कि हमें इसको नहीं लिख पा रहे हैं सर, हमारे पास नोट्स नहीं है। बाकी नोट्स तो बच्चों आप लोगों को मात्र कितने रुपए में दिया जा रहा है, 100 रुपये में। जो भी बच्चा इस नंबर पे कांटेक्ट करना चाहे कर सकता है, 96 85 29 91 49। नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगा बच्चों, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि सर ये नोट्स में है ना आपने ऐसा क्यों दिया। आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से अमीटर वोल्ट मीटर, अमीटर से धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर। अमीटर के कुंडली में समांतर क्रम में शंट जुड़ा रहता है, तार जुड़ा रहता है, लेकिन वोल्ट मीटर कुंडली में श्रेणी क्रम में। और उसी के अपोजिट बच्चों जब इसको परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और इसको परिपथ में जोड़ते हैं समांतर क्रम में। इसका प्रतिरोध कम होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध थोड़ा सा अधिक होता है। आप लोगों के लिए अगला अंतर है बच्चों स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर, या स्वप्रेरकत्व से ही बनता है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को कि स्वप्रेरण है क्या। देखो बच्चों, जिससे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कुंडली है, ठीक है, एक कुंडली है, हमने एक कुंडली बना लिया, समझो एक कुंडली है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने कुंडली बना दिया, आप ऐसा भी बना लो भैया, ऐसा आप कुंडली बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक, इसके साथ क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक बल्ब जोड़ देते हैं, यहाँ पे बल्ब जोड़ करके बच्चों, और इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, कुंजी लगा देते हैं। जब थोड़ा समझिएगा, जब मान लीजिए इसमें से धारा प्रवाहित हो रहा है तो बच्चों बल्ब जल रहा है, लेकिन जैसे ही कुंजी को ऑफ करते हैं तो तेज़ी से जलता है और बुझ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें धारा का मान कहीं ना कहीं बढ़ गया रहा होगा।
तो जब बच्चों किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना बच्चों आपका स्वप्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वप्रेरण। क्या कहलाता है? स्वप्रेरण। स्वयं के कारण जो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ वो स्वप्रेरण है बच्चों। यानी जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन, भाई धारा बहता है तो ऑल टाइम सेम तो नहीं बहेगा, कुछ ना कुछ धारा के मान में बदलाव होगा। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए बच्चों, जो धारा बह रही है उसके मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। सर ये प्रेरित धारा उत्पन्न कैसे होता है? आप लोगों को बहुत अच्छे से हमने समझाया है कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण बच्चों प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना, आर्स्टेड ने बताया था। ठीक, तो ऐसे ही जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन वहीं पे यदि हमने कहा कि एक कुंडली हो गया, यहाँ पे हमने कहा एक ट्रांसफार्मर रख दिए और यहाँ पर एक द्वितीय कुंडली रख दिया बच्चों, जब हमने पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किया तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो ये बच्चों अपना अन्योन्य प्रेरण कहलाया। क्या कहलाया? अन्योन्य प्रेरण कहलाया। यानी अन्य के कारण प्रेरणा, तो अपना बच्चों अन्योन्य प्रेरण हो गया। तो स्वप्रेरण आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो फलस्वरूप बच्चों उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ये परिघटना स्वप्रेरण है। लेकिन जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ये आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। स्वप्रेरण में एक ही कुंडली रहता है, इसमें दो कुंडली रहता है। अब बच्चों देखो, प्रेरित धारा का मान मुख्य धारा को प्रभावित करता है। कैसे? हमने जिस कुंडली में धारा बहाया था उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, इसी कारण उसी का विरोध करेगा। जैसे आप किसी को अच्छा तरीके से समझा लिखा दो, है ना, पढ़ा दो, और आपसे थोड़ा सा विज्ञानी हो गया ना, फिर वो आपका ही विरोध करने लगेगा। जैसे आजकल के बच्चों में यही देखने को मिलता है। कैसे? उनके माँ बाप भले कैसे भी पढ़े रहे होंगे लेकिन उनको अच्छे तरीके से पढ़ा दिए, तो फिर पता चला कि थोड़ा सा भी क्या ज्ञान हो गया कि माँ बाप को ही ज्ञान देने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट की बात है, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करने लग गया। ऐसे ही बच्चों अपना जो है स्वप्रेरण की क्रिया होती है कि स्वयं के कारण, जिसके कारण वो धारा उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करने लग जाता है। ये प्रकृति का नियम है ना। लेकिन जो अन्योन्य प्रेरण है बच्चों, हमने कहा पहले में धारा प्रवाहित किया, दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बबुआ। पहले में हमने धारा प्रवाहित किया, दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, इसमें कहाँ कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया बात? यानी जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा बहाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये परिघटना अपना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो अन्योन्य प्रेरण में बच्चों कोई मुख्य धारा के मान में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चीजें क्लियर? याद हो जाएगी बच्चा, कोई कठिन है नहीं सर, बन जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा सिंपल है। आप लोगों से गुजारिश है कि ट्रांसफार्मर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो जाकर के चैनल में जाइए, जुड़िए, पढ़िए। ठीक है सर, थोड़ा सा समझा दो। देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर ये है कि धारा के मान को या वोल्टेज के मान को बढ़ाता है या घटाता है। जैसे आपके घरों में 240 वोल्ट का धारा आ रहा है, लेकिन जो मेन 11,000 केवी का होता है बच्चों, यानी 11,000 वोल्ट का होता है, यदि वो आ जाए तो सारा आपका घर का उपकरण 1 मिनट में एक झटके से जल जाएगा। इसलिए वहाँ पे हम अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचाई और एक उच्चाई। अब बच्चों ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जब बच्चों प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जैसे 3 है और यहाँ पर मैंने कर दिया 5, तो धारा का मान यहाँ पे आया तो कम कुंडली से अधिक कुंडली में चला गया, समझना। तो ये बढ़ाएगा, क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा सर? यहाँ पर फेरों की संख्या अधिक हो गया, इधर प्राइमरी है इधर सेकेंडरी है। प्राइमरी कुंडली में हमने धारा दिया तो प्रेरित धारा इसमें ज़्यादा उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, फेरों की संख्या ज़्यादा है द्वितीय कुंडली में, तो ये धारा के वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, अब बच्चों यदि यहाँ पे मैंने कहा कि अब इसका अपोजिट कि 5 में से आ रहा है, 5 में से आ रहा है, लेकिन लेने वालों की संख्या 3 ही है, तो बच्चों ये कम हो जाएगा,
और कम हो जाएगा, यानी अपचायी ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। देने वाले भले खूब हैं लेकिन लेने वाले कम हैं, तो अपचायी यानी घट जाता है। यानी ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर बच्चों सिद्धांत हमने पढ़ाया है। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली में समझो। प्राथमिक कुंडली जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा देते हैं और द्वितीयक कुंडली जिससे हम लेते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो गई, मतलब धारा भले कम यहाँ था लेकिन इससे यहाँ पे जो प्रेरित धारा, भाई अन्योन्य का मतलब क्या होता है, प्रेरण के द्वारा धारा उत्पन्न होना। तो हमने पहले कुंडली में धारा लगाया, द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, तो बच्चों यहाँ से प्रेरण हुआ, यहाँ पर लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ गया, तो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाया। लेकिन वहीं पे बच्चों जहाँ से धारा आ रहा है उसकी संख्या भले अधिक है लेकिन लेने वालों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हो गई, मतलब धारा का मान कम हो जाएगा, इसलिए उसे अपचायी ट्रांसफार्मर होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर लगाते हैं विद्युत विभाग वाले, तो वो अपचायी ट्रांसफार्मर ही लगाते हैं, क्योंकि 11,000 वोल्ट को 240 में कन्वर्ट करना है, यानी वोल्टेज का मान बहुत कम करना है। तो ऐसी स्थिति में है ना, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम रखनी पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ समझ में आया, कुछ समझे, बिल्कुल समझे होंगे। ट्रांसफार्मर का कहानी आप लोगों ने समझ गया। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक उच्चाई और अपचाई। तो उच्चाई वोल्टेज को बढ़ाता है और ये बच्चों वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, उच्चाई में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है क्योंकि बढ़ाता है। लेकिन बच्चों जब अपचाई की बात करते हैं तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम होता है। ओके, ये भी सही है। ये धारा की प्रबलता को कम करता है, प्रबलता को कम करता है, उल्टा है ना वोल्टेज की, और ये प्रबलता को बढ़ाता है। प्रबलता को क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है। चीज़ें क्लियर? कहने का तात्पर्य जो अपना उच्चाई ट्रांसफार्मर है प्रबलता को कम करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर जो है वो प्रबलता को बढ़ा देता है। क्लियर? अब इसका बच्चों आप लोगों को तीन अंतर तो मैंने बता दिया। परिणामन अनुपात जो होता है, परिणामन अनुपात होता है द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं, प्राइमरी में कितने फेरे हैं, इसका अनुपात परिणामन अनुपात। तो इसमें अधिक है बच्चों द्वितीयक में, इसमें कम है, तो एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा, मतलब एक से अधिक होगा इसका मान। लेकिन यहाँ पे बच्चों NS/NP की बात करें तो एक से कम होगा। क्यों? क्योंकि द्वितीयक में NS का मान कम है और इसका मान ज़्यादा है। जब कम में से बड़ा का मान निकालते हैं तो एक से कम ही आता वैल्यू। जैसे आप लोगों को मैं कह दूँ 2 में 3 का भाग दे तो एक से कम आएगा मान। तो परिणामन अनुपात उच्चाई ट्रांसफार्मर का एक से अधिक होता है, इसका एक से कम होता है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की कष्ट करें। यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाता है, ये कम कर देता है, अपचाई है। ये प्रबलता को घटा देगा, उल्टा करता है, प्रबलता को बढ़ा देता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है। द्वितीय कुंडली में उच्चाई है तो द्वितीयक में ज़्यादा होगा बच्चों, अपचाई है तो द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होगी। और यही फेरों की संख्या के आधार पर परिणामन अनुपात निकालते हैं, इसलिए उच्चाई का परिणामन अनुपात एक से अधिक होगा और इसका एक से कम होगा। अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। बच्चों जो हमारे घरों में करंट आती है वो प्रत्यावर्ती धारा है, लेकिन जब बैटरी से हम लेते हैं कोई करंट तो अपना वो दिष्ट धारा होता है। और प्रत्यावर्ती धारा आप सबको पता है, हमने पढ़ाया भी कि प्रत्यावर्ती धारा सुरंग और गर्त के रूप में चलता है, मतलब इसका परिमाण तो बदलता है, साथ में दिशा बदलती रहती है। लेकिन बच्चों दिष्ट धारा जो है, दिष्ट धारा ऐसे ऐसे चलता है, मतलब इसका जो दिशा नहीं बदलता, परिमाण बदले चाहे ना बदले लेकिन दिशा नहीं बदलता। ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है लेकिन दिष्ट धारा खतरनाक नहीं होता है। जो हम घरों में यदि प्रत्यावर्ती धारा देखते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। आपके घर में मान लीजिए टीवी लगा हुआ है तो स्टेबलाइजर लगाते हैं कि नहीं बच्चों? स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं कि भाई ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, हमारा टीवी भुंजरे ना मतलब जलना चाहे, है ना। तो कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे बच्चों दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग नहीं होता है। इसका उपयोग विद्युत लेपन के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते बाबू। प्रत्यावर्ती धारा ज़्यादा करंट है यार, दिष्ट धारा को मैनेज कर लिए कम करंट रहता है, उतना झटका नहीं लगता है, इसका विद्युत लेपन में करते हैं। ठीक है, चुंबक बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग चुंबक बनाने में करते हैं बच्चों। 4 अंतर है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप लोग ऐसे समझो कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो दिष्ट धारा नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा है। और जैसे हमारे पास छोटी सी बैटरी है या कि हमारे घर में
एक टार्च है बच्चों, तो उसमें जो सेल लगा है उसका जो धारा है वो दिष्ट धारा होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा दिशा परिमाण दोनों बदलता है। दिष्ट धारा में बच्चों धारा के मान में बदलाव होता है, परिमाण बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलती, दिशा निश्चित रहती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अपने घरों में जो विद्युत आ रही है वो ट्रांसफार्मर से ही आ रही है, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता। विद्युत लेपन में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन दिष्ट धारा कर सकते हैं। चुंबक बनाने में भी हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग नहीं कर सकते, दिष्ट धारा का करते हैं। और बच्चों खतरनाक की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक है, जो छूता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। और दिष्ट धारा भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल खतरनाक, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि आजकल झटका तार लगता है कृषि विभाग में। झटका तार मतलब यदि उसमें छोटे छोटे जीव जंतु कुछ भी आए, जंगली जीव आए तो झटका मारता है तो किनारे हो जाते हैं। लंबे समय तक उसमें फंसे रह जाए तो जान भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खतरनाक, उसमें डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, सौर प्लेट से एनर्जी होती है उसमें। समझे रे बबुआ? ठीक। अपवर्ती दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अपवर्ती में क्या होता है बच्चों, अभिदृश्यक की जगह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें अभिदृश्यक के स्थान पर परवलयाकार दर्पण होता है। अपवर्ती में उत्तल लेंस और बच्चों इसमें परवलयाकार दर्पण होता है। इसमें प्राप्त प्रतिबिंब में गोली विपथन या बड़ विपथन होते हैं, जबकि बच्चों जो परावर्ती दूरदर्शी है इसमें गोली विपथन या बड़ विपथन नहीं होता। इसका लंबाई ज़्यादा होता है, इसका लंबाई कम होता है। ठीक, तो याद कर लेना ये आप लोग। बाकी यदि क्वेश्चन आ जाए सरल सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से शब्द से अर्थ निकालेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पहला काम। दूसरा खगोलीय दूरदर्शी, खगोल मतलब आकाश, यानी आकाश के वस्तुओं को यदि देखना है, आकाशीय पिंडों को देखना बच्चों, तब हम खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही लेंस तो होता है, एक छोटा सा, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में बच्चों 2 लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि दूर की चीज़ देखना है भाई, तो एक के द्वारा नहीं समझ पाए तो दूसरा भी यूज कर लिए, तो ये 2 अंतर तो आपसे बन जाएगा कि सर सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस लगा रहता है और इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, आवर्धित रूप देखते हैं, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी बच्चों हम आकाशीय पिंडों को देखते हैं। तो ऐसे अब आप लोग आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई है ना कठिन वाली बात नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला है, और ये बच्चों यहाँ पर ये फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी जो फार्मूला सीट वगैरह ले रहे हैं है ना, जिनके पास भैया नहीं है तो बताइएगा, नोट्स के साथ सब कुछ फ्री रहता है। ठीक है बाबूजी, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पे सर? हमें पता नहीं है, तो हम आपको ये नंबर दे रहे हैं 96 85 29 91 49। व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं। ज़्यादा कॉल करोगे भैया ब्लॉक कर दिए जाओगे, क्योंकि भाई एग्ज़ाम टाइम में हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है बच्चों। 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाले तरंगों के अध्यारोपण कर विवर्तन प्रतिरूप बनता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि व्यतिकरण में 2 कला संबद्ध स्रोत है और उनके अध्यारोपण की परिघटना को हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। लेकिन एक ही स्रोत से विभिन्न भाग से आने वाली तरंगों का जब अध्यारोपण होता है तो वहाँ पे विवर्तन का भाग होता है बच्चों। ये आप लोगों को तैयार, इसको थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसको रटना पड़ता है कि व्यतिकरण क्या है, 2 कला संबद्ध स्रोत के आपस में मिलने से यानी अध्यारोपण से है ना व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा। लेकिन बच्चों अब हम विवर्तन की बात करते हैं तो एक ही स्रोत से प्रकाश किरण आए, भले उनके अलग अलग भागों से तरंग निकले, उसका अध्यारोपण होगा तो विवर्तन होगा। सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है व्यतिकरण में, लेकिन इसमें बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम, शेष द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता घटती जाती है। यानी केंद्र में अधिकतम, बाकी किनारे कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी दीप्त बैंड हैं वो सभी की तीव्रता एक समान रहेंगी। लेकिन विवर्तन में नहीं रहता, विवर्तन में केंद्र वाले भाग में तीव्रता ज़्यादा और किनारे जाते जाएंगे तीव्रता कम होता जाएगा। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई प्रायः एक समान होती है, लेकिन बच्चों वहीं पे विवर्तन की बात करें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई से दुगनी होती जाती है। न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, विपर्यास अच्छा नहीं होता, जिसे अदीप्त हम बोलते हैं बच्चों। और न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते, विपर्यास अच्छा नहीं होता। मतलब
ये तो पूर्णतः काले होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ मात्रा में हल्का फुल्का रंग दिखाई देता है। व्यतिकरण विवर्तन किसी भी दम पे तैयार कर ही लेना बाबू, कर ही लेना, बिल्कुल मत भूलना। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही चौचक बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। नाभिकीय विखंडन का मतलब है एक नाभिक आपका टूट करके दो हल्के नाभिकों में बदल जाए, वो नाभिकीय विखंडन है। लेकिन वहीं पे बच्चों ये जब दोनों जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, वो आपका संलयन है। ठीक, तो जब एक भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिकों में विभक्त होते हैं बच्चों, ये नाभिकीय विखंडन। और जब दो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं तो नाभिकीय संलयन। कितना बढ़िया है। यह प्रक्रिया समान ताप यानी नाभिकीय विखंडन तोड़ना तो है तो आसानी से हो जाता है, लेकिन संलयन भैया आसानी से नहीं होता, इसलिए हम इसका प्रयोगों में उतना अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उच्च ताप की जरूरत पड़ती है। उच्च ताप जो सूर्य में क्रिया होती है बच्चों, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और जो हाइड्रोजन बम परमाणु बम ये बनता है साला नाभिकीय संलयन पर होता है। नाभिकीय संलयन में क्या फड़फड़ाए दो, समझ रहे हो ना बबुआ। तो नाभिकीय विखंडन में टूटता है, नाभिकीय संलयन में जुड़ता है। ये समान ताप पर भी होता है बच्चों, समान ताप पर नहीं, बहुत अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। देखो एक ये जड़िया देखा भैया, प्रतिविखंडन, एक नाभिक टूटा, एक नाभिक टूट गया बच्चों, एक नाभिक टूट गया तो विमुक्त ऊर्जा 200 मेगावाट, ठीक है। लेकिन नाभिकीय संलयन में ऊर्जा कम होती है 24 मेगावाट, यानी ज़्यादा किस में एनर्जी मिलती है बच्चों, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में परमाणु टूट करके हल्के नाभिक में बदल जाते हैं, लेकिन बच्चों नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक को आपस में जोड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है बाबूजी, चलिए मज़ा आ गया, चौचक अच्छे तरीके से। क्लास में भैया आप लोगों को हम ऐसे ही कराते हैं कि एकदम कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। अगला जो हमारा बबुआ एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। देखो भाई साहब, इसको बड़े प्यार से समझना। बड़े प्यार से कहे सर, मैं बताता हूँ आपको, एक बार समझ जाओगे तो कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। देखो बच्चों चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी इसका मतलब चार जोड़ सकता है, ठीक है, ठीक बच्चों, चार जोड़ सकता है, ओके ठीक। चतुसंयोजी है इसका मतलब ये चार जोड़ सकता है। कितने जोड़ सकता है, चार जोड़ सकता है। इसके पास आया त्रिसंयोजी, क्या बच्चों, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी आया तो जब तीन संयोजी आया तो तीन को जोड़ लिया, तीन के साथ जुड़ गया, एक बेचारा खाली रह गया तो पी बना, पी प्रकार। पी में होल है ना बच्चों, और इसमें होलों की संख्या अधिक हो गई, होल, क्योंकि खाली रह गया। लेकिन वहीं पे बच्चा जब पंच संयोजी आए, पंच संयोजी जब आए और किसके पास आए, चतुसंयोजी, पंच संयोजी आए तो चारों से जुड़ गए, चारों से जुड़ गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। जब एक्स्ट्रा बच गया बच्चों तो एन प्रकार का अर्धचालक बन गया। समझ में आया? मतलब चतुसंयोजी में जब त्रिसंयोजी मिलाया तो पी प्रकार का अर्धचालक जिसमें होल की अधिकता रहती है। जब बच्चों चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाया जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इसमें होल अधिक होता है। समझ में आया भाई? बिल्कुल। देखो बच्चों बढ़िया देखना कि नेज अर्धचालक में जब पंच संयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि की शुद्धियाँ मिला दें, पंच संयोजी मिलाया हमने चतुसंयोजी में तो एन प्रकार का बिल्कुल सही है, क्योंकि चतुसंयोजी में चार बंध बनाने की क्षमता थी, लेकिन हमने क्या कर दिया बच्चों, पंच संयोजी मिला दिया। तो पंच संयोजी मिलाया तो चार तो बंध बना लिए, लेकिन एक बच गया। पी प्रकार में बच्चों जब हम चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं, जैसे बोरान है, एल्यूमिनियम है, तो वहाँ पे होल की संख्या अधिक हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो बहुसंख्यक होगा, होल कम होगा बच्चों। और पी में होल बहुसंख्यक होंगे, सही है कि नहीं? अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो होल के घनत्व से अधिक होता है। अरे भाई सही तो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही अधिक है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। इसमें होल की संख्या अधिक है पी प्रकार, तो होल का घनत्व अधिक होगा। एक ये अंतर आता है, इसमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, चालन बैंड के नीचे, और इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही स्तर होता है बच्चों। देखो बच्चों दो बैंड बनता है, एक ऊपर वाला चालन बैंड और नीचे संयोजकता बैंड।
तो जब चालन बैंड की बात करें, उसके तली के नीचे, ये तली है, इसके नीचे दाता ऊर्जा स्तर रहता है, यहाँ पे रहता है, ठीक है, किसमें, अपने एन प्रकार में। लेकिन बच्चों जब पी प्रकार की बात करते हैं संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर, यहाँ संयोजकता बैंड है तो इसके शीर्ष के ऊपर ये ऊर्जा स्तर रहता है, ऐसा बोला गया, शीर्ष के ऊपर रहता है, ठीक। तो ये एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में बच्चा आप लोगों को तैयार कर लेना है किसी भी दम पे। आज जितने अंतर करा रहा हूं एकदम सिलेक्टेड है। और इसके बाद आपका अगला अंतर बच्चों नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर, यानी नैज मतलब स्वयं के कारण, अपद्रव्य में नहीं कुछ मिलाने के कारण। तो ये बच्चों यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, स्पेशल ऑफर चल रहा है मात्र एक दिन के लिए, ज़्यादा दिन रहेगा भी नहीं, आज और कल मात्र। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मात्र 100 रुपये में, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, नोट्स मिल जाएगा। निज अर्धचालक में क्या होता है, जब स्वयं के कारण जो बच्चों चालकता होती है निज अर्धचालक। लेकिन बच्चों जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी मिलाते हैं उसे अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। और इसी अपद्रव्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक एन प्रकार और एक पी प्रकार में, ठीक है। नैज अर्धचालक में बच्चों अशुद्धियां नहीं मिलाई रहती है तो इसलिए इसकी चालकता कम होती है। लेकिन जैसे अशुद्धि मिला देते हैं पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में चालकता अधिक हो जाती है, ठीक है। इसकी चालकता ताप पर निर्भर करता है, ताप हम जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का विचलन होता है। और इसकी जो चालकता बच्चों ये अपमिश्रक के अशुद्धियों के ऊपर निर्भर करता है, मतलब हमने अशुद्धियां मिला दी, उसी अशुद्धियों के कारण उसकी चालकता बढ़ती है बच्चों, ठीक है। इनमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है क्योंकि नैज अर्धचालक है। नैज अर्धचालक का मतलब क्या है, स्वयं के कारण खुद का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वह होल बन गया और इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन बच्चों इसमें होल और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं रहते हैं। जिसमें एन प्रकार का अर्धचालक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, जो पी प्रकार का अर्धचालक होगा उसमें होल की अधिकता होगी। तो नैज अर्धचालक में ये सीखने को मिला कि नैज अर्धचालक मतलब स्वयं के कारण चालकता बच्चों नैज अर्धचालक कहलाता है। यानी स्वयं के कारण जो अशुद्धियाँ उसी से इलेक्ट्रॉन निकला, चालकता हो गई नैज अर्धचालक। अपद्रव्य में जब हम नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, है ना, मिलाते हैं बच्चों तो अपना पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, उसे हम बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक की चालकता थोड़ी सी कम होती है लेकिन इसमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं इस कारण इसकी चालकता अधिक होती है ना बच्चों। इसका ताप पर निर्भर करता है, ये ताप के साथ साथ मिलाए गए पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है लेकिन इसमें समान नहीं रहती। तो इस तरीके से आज हमने सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट अंतर करा दिए हैं। और भी है सिलेबस में लेकिन जो आपके काम का नहीं है उसे हम छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।